हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तीसरा पाथवे स्टार्ट करेंगे। IP3 या डैग पाथवे CGMP हो गया है और हम लोगों ने इसके पहले एक CMP पाथवे भी पढ़ लिया। बेटा CGMP में एक बात मेरी छूट गई थी, मैं आपसे बता देता हूँ। बेटा आपके GPCR रिसेप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका एक पाथवे है जो आपके नेक्स्ट पाथवे में आता है, यानी IP3 और डैग पाथवे में आता है। तो बेटा इस पाथवे को समझना है जो हमारा जीपीसीआर रेगुलेट करता है, और इसको समझने के लिए पहले तो एक दिमाग में क्लियर करो कि आपके बॉडी में बेटा बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स कुछ केमिकल्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? सीधी सी बात मैं कहता हूँ भैया कि मुझे प्यास लग रही है लेकिन मेरे आंखों से पानी नहीं आएगा। ऐसे समझो कि मैं किसी होटल में गया, ठीक, किसी ढाबा में गया, वहां पे कुछ खाना होना था मुझे, और खाना मैं बोल नहीं सकता हूँ, शर्मा रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं गर्लफ्रेंड के साथ गया हूँ, हो सकता है कि मैं अपने बड़ों के साथ गया हूँ, तो मैं शर्मा रहा हूँ। अब शर्माने में क्या होता है ना, आप मुंह से तो बोलते नहीं हो, लेकिन आपकी लार ग्रंथियां जो हैं सलाइवा निकालने लगती हैं, लार निकलने लगता है, और पता चलता है कि बंदा बहुत भूखा है ना, होता है ना सब। और ज्यादा भूख होगी तो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो मैंने अपने बॉडी में से कुछ कुछ क्या निकाला, एक सिक्रीशन निकाला, कुछ चीजों को निकाला, और जिससे ये पता चला कि भैया उसको भूख लगा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही न्यूरॉन्स भी अपने केमिकल्स को निकाल के ये बताना चाहते हैं कि मैं कुछ सिग्नल प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो बेटा जब न्यूरॉन्स अपने सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उसी को हम कहते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसकी बातें हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल वाइज करेंगे, अभी आपको इतना ही समझना है। तो बेटा अलग अलग तरीके से, जैसे अगर मैं चाहूं तो किसी को हाथ पैर मार के बोल सकता हूँ कि मुझे वो खाना है। हो सकता है कि मैं अपने आंखों से आंसू निकालूं, हो सकता है अपने लार निकालूं, या कुछ भी ऐसी चीजें करूं, है ना। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर भी कई तरीके के हैं, एस्टिल कोलिन, बहुत सारे नाम। मैंने एक एग्जांपल लिया एस्टिल कोलिन का, आप इसको समझो। ये आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ा रहा है, ये आपके बॉडी में मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, तो एस्टिल कोलिन बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जरा बात आती है एस्टिल कोलिन, इस पूरी फिगर को ध्यान से देखो तो क्या कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पिछले लेक्चर में देखे होंगे। कुछ नया नहीं है बच्चा, जो चीजें नहीं होंगी वो अलग थोड़ी सी पाथवे के वाइज अलग हो जाएंगी, बस वही आपको समझना याद करना, मैं बताता रहूंगा। तो भैया क्या हुआ, एस्टिल कोलिन बाइंड किया हमारे रिसेप्टर पे, देखो यहाँ बाइंड कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन साइट या बाइंडिंग साइट कहते हैं। आसान है। अब बाइंड करने के क्या हुआ, बाइंड करने के पश्चात क्या हुआ, देखो ये पूछना जरूरी है आपसे। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा एक प्रोटीन जनरेट हुआ, एक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, नाम क्या है, GQ। जरा बताओ, GS किसी और में था, GI किसी और में था, GQ किसी और में आ गया, आया ना। यही पूछा जाता है आपसे। IP3 में कौन सा एक्टिवेट होता है, आपको याद रखना होगा, GQ। सही है, आगे देखो। अब अल्फा बीटा और गामा, इसके पास भी तीन सब यूनिट्स हैं, बीटा और इसका तो आप जानते हो कहानी क्या होगा, ये बेचारी क्या करेंगे, आपको पता है, नहीं पता है तो रोको पॉज और वीडियो पुराना वाला देखो और फिर आंसर लिखो कि क्या होगा। अगर नहीं लिख पाए तो फिर पढ़ाई नहीं चल रही है, पढ़ो यार। तो भैया देखो क्या है, अल्फा से हमारा जीटीपी और जीटीपी में कन्वर्जन होगा, फिर ये जीटीपी यहाँ अल्फा से जुड़ जाएगा, यही पढ़े थे हम लोग, इतना तो पढ़े थे ना। जी क्यों नया बात आया, ये नया बात आया, बाकी तो सही जा रहा है, सब पढ़े। अब ये अल्फा जीटीपी दोनों मिले, अब दोनों मिलके गए मेम्ब्रेन के पास, उसमें किसी में फास्फोलाइपेज ए को कर रहा था, इसमें किसको करेगा, इसमें करेगा फास्फोलाइपेज सी को। क्या नाम हुआ, फास्फोलाइपेज सी। याद आया IP3 में एक नया नाम, फास्फोलाइपेज सी बच्चा। तो जैसे ही अल्फा जीटीपी एक्टिवेट हुए वो फास्फोलाइपेज सी को तमाचा मारेगा, वो एक्टिवेट होगा और कहेगा कि भैया हमसे नहीं होगा, हमको और तोड़ो मोड़ो। तो कौन आएगा तोड़ने के लिए, आइए आएंगे, क्या नाम है, PiP2। नाम क्या रखोगे PiP2 का, फास्फाटाइडाइल एनोसिटॉल 4 बाईफास्फेट। बड़ा सा नाम है, दो बार तीन बार याद हो जाएगा यार, बच्चों वाला। ठीक है, PiP2। अब ये PiP2 देखो, इससे गया है ऐसे ही, देखो ये आ रहा है भाई, फास्फोलाइपेज आ रहा है, अब ऐसे गए, इसको मार दिया, ये तो भाग में टूट गया, एक हो गया डैग, एक हो गया एपी। डैग अपना अलग काम कर रहा है, एपी3 अपना अलग काम कर रहा है, ये फिगर से देख के समझ में आ रहा है, लेकिन पहले तो मुझे बताओ कि डैग एपी3 है क्या, क्या होगा डैग एपी3, क्या लगता है? ये नहीं बता पाओगे तो बड़ा दुख होगा, थोड़ा रोको खोदो सोचो, वो बताओ, पढ़ाई को खोदना स्टार्ट करो, तभी काम होगा, सोचना स्टार्ट करो।
पता नहीं क्यों हम लोग की सब्जेक्ट्स को आप लोग रटने वाला बना दिए हो। बेटा हम लोग के सब्जेक्ट्स और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में बातें हैं। और इंटरेस्टिंग बनाओ यार इसको, सोचो क्यों हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। बेटा आपसे मैंने बोला था एक जगह सीएमपी पाथवे, एक बोला था सीजीएमपी पाथवे, याद आ रहा है? और क्या मैंने इसको बोला था दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर यू हैव टू रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। क्या ये भी रिसेप्टर है? क्या इसके लिए भी सेकेंडरी मैसेंजर का आंसर है हाँ। तो ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर हो गया? अब इतना ज्यादा मत सोचो, इनको आप बायोकेमिस्ट्री में डिटेल पढ़ते हो, आपको कोलॉजी में इसको समझना है। हर सब्जेक्ट कनेक्टेड है। बताएंगे बायोकेमिस्ट्री पे पढ़ाएंगे आपको, तो बताएंगे उसमें कैसे क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब IP3 बन गया तो IP3 क्या करता है बेटा कि हमारे सेल में हमारे स्मूथ मसल्स है, इस स्मूथ मसल्स में बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास IP3 का रिसेप्टर होता है। किसका रिसेप्टर बेटा? IP3। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। IP3 का रिसेप्टर है और IP3 रिसेप्टर यहां पे आके बाइंड कर जाएगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस IP3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। कौन? हमारा IP3। और जैसे ही बच्चा बाइंड करा, यहाँ पे ER के पास एक कैल्शियम चैनल होता है, उसको एक्टिवेट करा और सारे कैल्शियम को निकाल के क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। देखो ध्यान से, बाहर फेंक दिया। बाहर कौन है? सेल है। तो सेल में कैल्शियम इंक्रीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम डिक्रीज हो गया। क्या समझ में आ रहा है? यहां से खुला कैल्शियम बाहर निकल गया, दिख रहा है? यहाँ खाली हो गया, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा। अब देखो आगे, जैसे ये कैल्शियम बाहर निकलेगा बच्चों, ये MLCQ को एक्टिवेट करेगा। MLCQ के बारे में बता चुका हूं, ये कौन सी बला है। जैसे ही एक्टिवेट होगा बच्चा, ये क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाएगा। कैल्शियम आया, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सेल में आ रहा है ना? देखो भैया, CGMP और इसको अंतर करना बेटा, CGMP और इसको अंतर करके पढ़ना, सारे रिसेप्टर्स को डिफरेंस करके पढ़ना, तभी याद होगा, तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है बैकायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये कैल्शियम क्या करेगा? जाएगा फास्फोकाइनेज को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, पर ये कैल्शियम इसको एक्टिवेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, कमजोर इंसान कहां धाकड़ वाले को मार पाएगा। देखिए इतना भी कमजोर ना समझो, मार भी सकते। तो भैया कैल्शियम फास्फोकाइनेज को नहीं मार पा रहा है, नहीं एक्टिवेट कर पा रहा है, क्षमता नहीं है। तो क्या कहेगा? PIP2 कहेगा अरे भाई चिंता ना करो, मेरे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डैग। और डैग, वो पढ़े हो ना, वो मूवी देखो दाग द फायर, देखो वही वाली कहानी हो, दाग द फायर। फायर को दागेंगे हम, मतलब कैल्शियम लेंगे और डैग को मिला देंगे और फास्फोकाइनेज C को एक्टिवेट करा, दोनों मिले। दिख रहा है ये फ्लो चार्ट से? फास्फोकाइनेज C जैसे एक्टिवेट होगा बेटा, एक फास्फोलाइपेज C था, एक फास्फोकाइनेज C, कंफ्यूज मत करना। फास्फोकाइनेज C एक्टिवेट होगा। अब इसके एक्टिवेशन से जो प्रोटीन होगा ना बच्चा, ये जो एसिटिलकोलिन के लिए प्रोटीन होगा ना, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट करेगा और फिर अपने बॉडी में वो फंक्शन करेगा। यही होता है सिंपल सा IP3 या डैग पाथवे। कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं जो लिखी है मैंने। एसिटिलकोलिन यहाँ पे काम कर रहा है, या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर इसी पाथवे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हिस्टामिन आपने सुना होगा, तो उसके H1 रिसेप्टर्स भी इसके ही पाथवे को ही फॉलो करते हैं। हिस्टामिन क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी बातें हम लोग करेंगे। इज अ नॉर्मली ऑटोकॉइड्स बेटा, जैसे मैंने बोला कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, तो समझ लो सेल है, आपको आपकी सेल ने पहले डिफेंस मैकेनिज्म दिखाना है। सबसे पहले आपका सेल डिफेंस मैकेनिज्म दिखाता है। वो कैसे दिखाता है? वो अपने ही बॉडी से कुछ अपने ही अंदर से कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोकॉइड्स सेल। ठीक है, तो हम लोग हिस्टामिन को अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे आगे। IP3 का फुल फॉर्म लिखा हुआ है एनोसिटोल डाइफॉस्फेट, डैग का लिखा है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये हो गया आपकी पूरी IP3 की कहानी, राम कथा समाप्त। बस इस तरह से पूरा फ्लोचार्ट याद करिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बच्चों, विश्वास करिएगा और आप पूरा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बात के साथ।